प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वडोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि कैसे हमारे संतों ने और हमारे शास्त्रों ने हमें काफी कुछ। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी समाज का निर्माण समाज है, उसकी सभ्यता, परंपरा, उसके आचार विचार व्यवहार और एक प्रकार से हमारी संस्कृति विरासत की समृद्धि से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे युवा साथी जब शिविर से जाएंगे तो वह इस भीतर कई नई ऊर्जा महसूस करेंगे, कई नई स्पष्टता और नव चेतावना का संचार अनुभव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शिविर में कहा कि आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है, समाज की सोच बदली है और खुशी की बात है कि सबकी भागीदारी काफी ज्यादा अहम हो चुकी है। जो लक्ष्य भारत के लिए काफी ज्यादा असंभव था वह आज काफी ज्यादा बेहतर हो। नंद के आनंद भयो, एक समय जिस जगह पर ये जयकारा गूंजा करता था, आज वहां पर विवाद गूंज रहा है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई 2.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के लिए सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करने के लिए सिविल कोर्ट ने भी हामी भर दी है। दरअसल ये पूरा मामला 13.37 एकड़ भूमि को लेकर जुड़ा हुआ है, जिसमें 11 एकड़ की भूमि पर श्री कृष्ण विराजमान है, तो वहीं 2.37 एकड़ भूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जेल के अंदर श्री कृष्ण का प्राकट्य स्थल माना जाता है वो इसी ईदगाह मस्जिद के अंदर बनी हुई है। कहा यह भी जाता है कि एक समय पर केशव देव का जो मंदिर था उसे तथाकथित रूप से ध्वस्त कर ही ये शाही मस्जिद बनाई गई है। अब इसे लेकर विवाद चल रहा है कि उस 2.37 एकड़ की जो भूमि है उसे मुक्त कराई जाए। अब इसी के साथ ही एक और विवाद जो गुरुवार के दिन काफी अहम रहा, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में को लेकर 5 मिनट की सुनवाई हुई, जिसमें 3 बड़ी काफी अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा और विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसको लेकर अजय मिश्रा की रिपोर्ट काफी चर्चा में रही है। दरअसल उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हिंदू संस्कृति के साक्ष्य खुले तौर पर सामने आने की बात कही है। उनकी रिपोर्ट की माने तो सर्वे के अंदर शेषनाग की कलाकृति और नागफणी की आकृति देखने को मिली है, तो वहीं कमल की आकृति भी कई जगह देखने को मिली है। इससे जुड़ी वीडियोग्राफी को लेकर इसमें मूर्ति मिली है, खंडित विग्रह मिले हैं और सिंदूर लगा हुआ चौखट भी प्राप्त हुआ है। वहीं विशाल सिंह की सर्वे से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है उसकी वीडियो स्टेट ट्रेजरी के अंदर सुरक्षित रखी गई है। दावा किया जा रहा है कि उसके अंदर भी जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने ये पूरी तरह से दावा किया है कि सिंदूर लगी मूर्तियां मिली हैं, चौखट मिले हैं, वो सभी उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हालांकि अब सुनवाई इसको लेकर सोमवार को होनी है और ऐसे में सोमवार का दिन भी काफी खास रहेगा, क्योंकि उस वक्त ये वीडियो सामने आएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16, 17 व 18 जून को अपना जिला कांगड़ा के एक प्रस्तावित दौरे पर आने वाले हैं। इसको लेकर भी जो है दिल्ली से एक हाई लेवल की टीम जो है वो आज यहां धर्मशाला में पहुंची हुई थी और उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में बैठकर जो है विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की है। वहीं उपायुक्त जिला कांगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रस्तावित दौरे के दौरान जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जिला कांगड़ा के धर्मशाला में पहुँचेंगे और प्रदेश के सभी चीफ सेक्रेटरियों के साथ जो है उनकी रिव्यू बैठक होने वाली है। वहीं उन्होंने बताया कि इस रिव्यू बैठक का आयोजन को लेकर जो है उस टीम ने जो है अपना पुलिस ग्राउंड, विधानसभा और HPCA क्रिकेट का स्टेडियम का दौरा किया है। इसके बाद ही अब ये जो टीम है जो दिल्ली जाएगी और दिल्ली प्रधान कार्यालय में जो है इसकी रिपोर्ट देगी और उसके उपरांत ही जो है जगह भी फाइनल की जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आज से 20 साल पहले पूरे देश भर में राज करती थी, अब वही कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर से सिमटती नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता अब दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई भी दूसरा दल हो। और ऐसे में अब गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के एक अच्छे और युवा नेता हार्दिक पटेल ने अब कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, लेकिन हार्दिक पटेल ने अभी आगे की रणनीति का ऐलान नहीं किया है। हार्दिक पटेल बीजेपी में जाएंगे या फिर अपना अलग दल बनाएंगे, ये उनकी तरफ से अभी जग जाहिर नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक एक कर पार्टी से दूर हो रहे हैं, चाहे वो सुनील जाखड़ हो जो आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, हार्दिक पटेल ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो वहीं अगर बीते कुछ महीनों की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो तमाम बड़े सीनियर लीडर थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर रीता बहुगुणा जोशी, तमाम ऐसे ही बड़ी संख्या में नेता हैं जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हार्दिक पटेल भी हाथ का साथ छोड़कर अपने हाथ में कमल को थामेंगे, क्योंकि गुजरात में 30 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है
और पिछले 30 सालों से बीजेपी का वहां पर शासन चल रहा है। ऐसे में बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। अगर बीजेपी में हार्दिक पटेल आएंगे तो बीजेपी हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत करेगी, लेकिन हार्दिक पटेल की तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं कहा गया है कि वो कौन सी पार्टी में जाएंगे, क्या वो खुद का एक नया दल बनाएंगे या फिर वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिल गई थी, लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले दिए अपने फैसले को ही बदल दिया, जब सिद्धू को 1000 रुपये के जुर्माने पर छोड़ दिया गया था। पीड़ित परिवार ने सिद्धू पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग उठाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं इस मामले में नवजोत सिद्धू की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें कानून का फैसला स्वीकार है। आपको बता दें कि मामला दिसंबर 1988 का है, जब पटियाला में सिद्धू ने पार्किंग विवाद में एक बुजुर्ग शख्स से मारपीट की थी, जिस दौरान उस बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डी प्लान का पैसा सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा है। सरकार के साथ जुड़े कुछ लोग इस पैसे को दुरुपयोग करते थे। जिस विधायक के हलके में पैसा लगाया जाता है, उस विधायक का कितना पैसा जारी किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। बैठक में बैठे मौजूद मंत्री, विधायक और अधिकारी भी सहमत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी बात का जरूर असर होगा। अभय चौटाला सिरसा में डी प्लान के कार्य की समीक्षा करने के लिए लघु सचिवालय में हो रही मासिक बैठक में पहुंचे थे। इस मौके पर अभय चौटाला के साथ स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, डबाली से कांग्रेस विधायक अमित शाह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे। में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में करनाल के सांसद संजय भाटिया, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप और जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा मुख्य रूप से पहुंचे थे। यह कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए रखा गया था क्योंकि 24 मई को करनाल के अंदर महर्षि कश्यप जयंती पूरे प्रदेश स्तर पर मनाई जा रही है और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उसमें पहुंचेंगे। वहीं पर आज सभी कार्यकर्ताओं को करनाल के सांसद उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए, न्योता देने के लिए यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए यह भी कहा कि आने वाले निकाय चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, कार्यकर्ता जो है उसमें तैयार रहें, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर जब हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा तभी हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की कि वह घर घर जाकर के लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करें और भाजपा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। योग से शारीरिक क्षमताएं पुष्ट होती हैं, मनोबल और ऊर्जा चेतना में बढ़ोतरी होती है। इसी उद्देश्य के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पवित्र पौराणिक ब्रह्म सरोवर के तट पर योग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और स्थानीय सांसद नायाब सैनी के साथ साथ योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्या ने भी शिरकत की। इसमें शहर के गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा है कि भगवत गीता संपूर्ण योग शास्त्र है। उत्तर भारत के राज्यों में जहां इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दक्षिण के राज्यों में बरसात ने कहर बरपा रखा है और कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग मुश्किलों में पड़े हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था। ये रेड अलर्ट ज्यादा भारी बारिश का संकेत देता है। अब रेड के बाद 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं अगले 5 दिनों तक राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। आईएमजी ने मल्लपुरा सहित 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश के विभिन्न मौसम विभाग केंद्रों ने राज्य भर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की है। वहीं केरल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से राज्य में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि इस महीने की आखिरी तक
दक्षिण पश्चिम में मॉनसून के आने की संभावना है और उससे पहले ही राज्य में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों की एक बैठक बुलाई और किसी भी स्थिति से निपटने के निर्देश जारी किए हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने पहले ही केरल में 5 टीमों को तैनात कर दिया है। बता दें कि जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो माना जाता है कि 24 घंटे के अंदर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा अधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जो कि नॉर्मल भारी बारिश होने से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलें भी पड़ सकती हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2364 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 2582 लोग ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 15,419 पहुंचे। हालांकि राहत वाली बात यह रही कि मामले ज्यादा आए लेकिन मौतें कम हुई और नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए, वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 532 नए कोरोना के मामले सामने आए। देश भर में अब तक 5.5 लाख लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में लोगों से यही अपील है कि मास्क पहनें और सावधानी बरतें। हिमाचल प्रदेश में सूखे के चलते अब सब्जियों के दाम जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में बारिश तो हुई थी, लेकिन उससे पहले बारिश कम होने की वजह से फसल जो है लोकल फसल यहाँ पर तैयार नहीं हुई है, जिसकी वजह से सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बाहरी राज्यों से जो है ये सब्जियां लाई जा रही है। गोभी की बात करें तो गोभी 60 रुपये प्रति किलो के भाव से यहाँ पर शिमला की सब्जी मंडियों में बिक रही है। इसके अलावा टमाटर के दामों की बात करें तो 60 रुपये के करीब टमाटर भी यहाँ पर बिकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फ्रांसबीन की बात करें तो 60 से 80 रुपये के बीच में जो है फ्रांसबीन यहाँ पर बिकती हुई नजर आ रही है, जिससे जो है मध्य वर्ग के लोग जो हैं और गरीब घरों के जो लोग हैं उनको घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आ रहा है। जिस तरह से महंगाई का दौर शुरू है और इससे पहले सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई थी, इसके अलावा तेल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि सब्जियों के दामों के साथ साथ महंगाई पर नियंत्रण लगाना चाहिए। आज गवर्नमेंट ITI महम के विद्यार्थियों ने ITI के सामने हिसार दिल्ली रोड को जाम कर दिया। ITI छात्रों की समस्या थी कि पिछले कई दिन से ITI में पेयजल संकट गहराया हुआ है। लगातार मांग करने के बाद भी ITI प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और लगातार प्यास से व्याकुल विद्यार्थी दिन भर यहाँ पढ़ाई करने पर मजबूर है। लेकिन आज सुबह उनका गुस्सा फूट गया और ITI के विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ITI के प्रिंसिपल और यहाँ के जो प्रशासन है उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए विद्यार्थी SDM कार्यालय पहुँचे और SDM कार्यालय में उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा और अपनी समस्या बताई। पानीपत के सेक्टर 29 में बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। वहीं युवक को घायल अवस्था में इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया। आपको बता दें कि युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ियां उतार रहा था और जिस समय वह बिजली की तार की चपेट में आ गया। फिलहाल युवक को घायल अवस्था में पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। पूरा दक्षिण हरियाणा गर्मी की वजह से भभक रहा है। गर्मी अत्यधिक होने से इसका प्रभाव न केवल मनुष्यों को बल्कि मवेशियों पे भी अब पड़ने लगा है। मवेशियों की दूध की आपूर्ति अब कम हो गई है। आपको बता दें कि भिवानी के अंदर भैंसों की व गायों की दूध देने की क्षमता काफ़ी कम हो गई है, जिसका मुख्य कारण गर्मी बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी अधिक पड़ने की वजह से पशुओं में दूध की कमी होना लाजमी है। उनका कहना है कि पशुपालकों को चाहिए कि समय समय पर पानी पिलाते रहें, वही उनकी खुराक भी बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही कुछ विटामिन्स भी देने की बात पशुपालकों ने कही है। उनका कहना है कि पशुओं को अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए और या फिर नज़दीकी हॉस्पिटल के अंदर उन्हें दिखाना चाहिए। फतेहाबाद में लगातार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला फतेहाबाद के मॉल टाउन इलाके का है, जहां 2 युवकों को दर्जन भर युवकों द्वारा बेरहमी से
पीटा गया है। इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 युवकों को दर्जन भर युवक बेरहमी से पीट रहे हैं। पीड़ित युवकों द्वारा पुलिस को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की। लगातार शहर में गुंडागर्दी बढ़ रही है और फतेहाबाद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उंडी दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण जारी है। यहाँ आसपास काफ़ी स्कूल और कॉलेज भी हैं, इसलिए यहाँ बच्चों के लिए भी आना जाना काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। यह सामान सड़कों पर ले जाते हैं, जिससे आम आदमी को तो जाना मुश्किल है, यह व्हीकल भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा लोगों को। और दुकानदारों का आज लगभग 15 चालान किए गए, जिसमें 6 तो पॉलीथीन का चालान किया गया और 9 आदमियों का चालान अतिक्रमण का किया गया। और यहाँ नगर पालिका सचिव ने कहा कि अगर इसी प्रकार इनका अतिक्रमण जारी रहा तो जल्दी ही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।